बीए पार्ट 3 के सभी छात्रों को जो हिस्ट्री ऑनर्स से हैं एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आप यहाँ देखेंगे इसके पहले के सीरीज में जिसमें हमने बताया था कि मुगल वंश के पतन का क्या कारण था। आज हम दूसरे सीरीज में वर्णन करेंगे कि पेशवाओं के अधीन मराठों का अभ्युदय किस प्रकार से हुआ। इनमें अलग अलग बातों पे हम विचार करेंगे, अलग अलग बातों पे हम चर्चा करेंगे और इसमें अलग अलग विचारों पे जैसे हम देखेंगे कि मराठों की शक्ति का उत्कर्ष का क्या कारण था। फिर हम बातें करेंगे आपसे कि पेशवाओं के उत्थान के क्या कारण थे। इसके बाद हम बातें करेंगे कि पेशवाओं में जैसे बालाजी विश्वनाथ जी हैं, इनके बारे में, इनके चरित्र चित्रण के बारे में हम आपसे बातें करेंगे। फिर यहाँ मुगलों के साथ पेशवाओं का किस तरह से समझौता हुआ, समझौता का क्या वजह था, समझौता करने का क्या कारण था, इन सारी बातों पे हम जिक्र करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात भली भांति यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि यह सिर्फ आपके ऑनर्स पेपर के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों को बेहतर ढंग से जानने का प्रयास करें, ताकि यह आपका शॉर्टकट यहाँ बताने का हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ डिटेल्स बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप इसे डिटेल्स सुनने का भी प्रयास करें और आप अपने जिंदगी को सार्थक बनाने का प्रयास करें, जिसमें सबसे पहले बात है कि पेशवाओं के अधीन मराठों का अभ्युदय जो हुआ। तो पेशवाओं के अधीन मराठों का अभ्युदय होने का, जैसे हम मराठे शक्ति की उत्कर्ष की बातें करेंगे, मराठे शक्ति का जो मराठा शक्ति था उसका उत्कर्ष किस तरह से हुआ, तो इसमें आप जानते हैं कि मराठा शक्ति का विकास 17वीं सदी के आसपास में यह माना जाता है कि 17वीं सदी में मराठा शक्ति का विकास हुआ, जिसमें प्राकृतिक बनावट, आर्थिक कठिनाइयां, सामाजिक सुरक्षा एवं धार्मिक सहिष्णुता का लाभ उठाकर छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठों की शक्ति संगठित की गई थी। शिवाजी का नाम अब भली भांति समझ रहे हैं कि शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का जो संचालन किया गया था, शुरुआती दौर था, इसमें शिवाजी ने बीजापुर के जो सुल्तान थे, सुल्तान और मुगल सम्राट औरंगजेब से संघर्ष कर एक स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया था। शिवाजी मराठों में एकता और आत्मविश्वास की भावना जागृत कर उनमें नवजीवन लाने का बहुत बेहतर कार्य किया था। शिवाजी ने रचनात्मक प्रतिभा का अद्वितीय उदाहरण मराठों के बीच में पेश किया। लेकिन कुछ उनके जीवन काल की बातें करते हैं कि जीवन काल में वे मराठों की केंद्रीय शक्ति को शक्तिशाली बना पाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। शिवाजी की जब मृत्यु हुआ तो मृत्यु के बाद मराठों में विशेष तरह से मतभेद देखने के लिए मिला और उस मतभेद में यह कहा जाता है कि शिवाजी का पुत्र जो था संभाजी, बिल्कुल वह दुष्चरित्र व्यक्ति था और एक क्रूर व्यक्ति भी था। चरित्र से भी वो अच्छा नहीं और क्रूरता उसके अंदर कुट-कुट के भरी हुई थी। वह राजा राम और उसकी पत्नी को बंदी बनाकर स्वयं गद्दी को हथिया लिया। शिवाजी औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण एवं सहायता देने के आरोप में 1689 ईस्वी में उन्हें मार डाला गया और शासक के अपमान और मृत्युदंड से क्षुब्ध होकर मराठों में आपसी मतभेद को बुलाकर, जो भी मराठे थे वे लोग आपसी जो मतभेद में चल रहे थे, ऐसे मतभेद को बुलाकर राजा राम के नेतृत्व में संगठित होकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। और 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो थी जीजा ताराबाई ने मुगल मराठा संघर्ष का संचालन भी किया। 1689 ईस्वी के बाद देखिए, 1689 से लेकर 1707 ईस्वी तक मराठों ने अपने स्वतंत्रता संग्राम में मुगलों को नाको चना चबवाने में बहुत मेहनत भी किया। मरने के पहले औरंगजेब मराठों के साथ संघर्ष के संदर्भ में संधि करने की इच्छा रखे हुए थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। लगभग 20 वर्षों के संघर्ष में मराठों की शक्ति और उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, वैसे महत्वाकांक्षाओं को सफलीभूत होने का अवसर भी प्रदान किया। औरंगजेब की जब मृत्यु हुआ तो मृत्यु के बाद संभाजी का पुत्र साहू जी यानी शाहू को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। लेकिन यहां देखेंगे हम फिर कि ताराबाई और उनका अल्पेश पुत्र अल्पेश पुत्र शिवाजी द्वितीय ने शाहू को मराठों का राजा स्वीकार भी नहीं किया। शाहू 17.5 वर्षों तक मुगलों के यहां बंदी बना के भी रखा गया। आप यहां देखेंगे कि मराठों की शक्ति को राजा राम और ताराबाई ने संगठित करने में भरसक बहुत ही मेहनत किया
और संगठित भी किया। अतः ताराबाई को हम ऐसे कह सकते हैं कि ताराबाई ने साहू को अपदस्थ करने के लिए धानाजी जो थे, धानाजी यादव को सेना के साथ महाराष्ट्र से निकालने का पूरी तरह से प्रयास भी किया। और साहू को मराठों की जो बात हम देखते हैं, मराठों के बीच फुट पैदा करने के लिए अजय शाह के सलाहकार जुल्फिकार खान ने मुक्त भी किया था। कुल मिला के अर्थात वस्तुतः जुल्फिकार खान की कूटनीति इस प्रकार की थी कि वह सफल भी रही उनकी कूटनीति, और मराठों के बीच में मतभेद पैदा करने में उन्होंने अपना कूटनीति का सही परिचय भी दिया। घनाजी यादव को शाहू ने अपने पक्ष में मिलाने के लिए पूरी मेहनत किया और अपने पक्ष में मिला भी लिया। घनाजी के मिल जाने से ताराबाई का पक्ष बिल्कुल कमजोर नजर आएगा, और कमजोर हुआ भी। और साहू जी ने विधिवत सतारा का पक्ष यहाँ पे देखा गया कि विधिवत जो सतारा था, उस सतारा को या सतारा में राज्याभिषेक अपना करवाया। और इसके बाद आप देखेंगे कि ताराबाई जो है, ताराबाई और उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजाराम की दूसरी पत्नी राजसबाई ने बंदी बना लिया। और जब राजसबाई ने बंदी बनाया और स्वयं क्या किया कि अपने पुत्र संभाजी जो द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं, तो संभाजी द्वितीय को उन्होंने गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया। और संभाजी द्वितीय ने कोल्हापुर के मराठों का राजा बनने का दावा पेश किया, लेकिन वास्तव में साहू मराठों के बीच में, यहां देखेंगे कि मराठे जो हैं, मराठों का राजा बना रहा और उसके नेतृत्व में मराठे भारत के प्रमुख शक्ति बन गए और इतने महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में आए कि शाहू की मृत्यु जब 1749 ईस्वी में हुई, तो साहू का अंतिम शासक था जिसने राजस्व का पद, यानी राजस्व की बातें हम करेंगे कि राजस्व के अधिकार का उपयोग किया गया था, और राजस्व का ऐसे उपयोग किया गया था कि साहू के समय में स्वयं यह आपको देखने के लिए मिलेगा कि पेशवा पर अधिक महत्वपूर्ण या पेशवाओं का पद हो चुका था। साहू स्वयं सरल, उदार और सहिष्णु व्यक्ति माना जाता है। वह शासन और शक्ति पेशवा को सौंपकर स्वयं पेशवाओं पर नियंत्रण रखने में वह सफल भी रहा। यहां तक आप देखेंगे कि उस समय मराठों के बीच एकता के रूप में, या एकता के साथ देखेंगे कि मुगलों के साथ अच्छा संबंध था। इस तरह से संबंध था कि मंत्रियों में विश्वास रखने वाली व्यक्ति की आवश्यकता थी, और हैदराबाद के निजाम मराठों की शक्ति में जो नष्ट करने पर बिल्कुल, हैदराबाद का निजाम यहाँ मराठों की शक्ति को नष्ट करने में बिल्कुल तुला हुआ था, और उसने बहुत ही मेहनत किया मराठों की शक्ति को नष्ट करने में। इसलिए यहाँ देखेंगे कि शाहू पेशवाओं को कार्य करने के लिए स्वतंत्रता देकर स्वयं शक्ति का विस्तार करना वो अपने आप चाहता था। योग्य व्यक्ति का अधिकार देकर उसके प्रति विश्वास रखना। साहू के चरित्र का, या साहू के चरित्र की विशेषताओं की बात करते हैं कि वह एक, उसकी अपनी खास विशेषता इस तरह की थी। पेशवाओं की योग्यता का सही मूल्यांकन साहू ने भी किया। इस प्रकार पेशवा के पद को शक्तिशाली बनाकर साहू ने मराठों के विकास के संदर्भ में अपना रास्ता साफ कर दिया। अब देखेंगे कि आगे चलकर शक्तिशाली पेशवा मराठा साम्राज्य के पतन के यहाँ कारण स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। अब हम देखेंगे यहाँ कि दूसरे इसके खंड में पेशवाओं को उत्थान के कारण क्या थे, पेशवाओं का उत्थान कैसे हुआ। तो शिवाजी के जब मृत्यु हो गया, तो मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य अंतरकलह का शिकार बन चुका था। इसमें राजा जी और ताराबाई आपसी मतभेद दूर करना नहीं चाहते थे और दूर भी नहीं कर पाए। जहां साहू को मराठा का, हम ऐसे कह सकते हैं कि राजा स्वीकार करने के बाद आंतरिक विरोध की जो स्थिति थी वह ज्यों की त्यों वहां बनी रह गई। यहां साहू के समय महाराष्ट्र जो था, महाराष्ट्र की राजनीतिक और आर्थिक जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका था और गृह युद्ध की स्थिति वहां उत्पन्न हो चुकी थी। महाराष्ट्र के अंदर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए एक शक्तिशाली राजा का होना, एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से शाहू ने पेशवाओं के पद पर, या पेशवाओं का जो पद था उस पद और अधिकार में वृद्धि की थी। संयोग से हम यह बात देखेंगे यहाँ कि शाहू ने पेशवाओं के पद और अधिकार में वृद्धि परिपूर्ण ढंग से किया था, और बाजीराव जैसे 3 योग्य
जो समर्थक थे यानी कि पेशवा थे, पेशवाओं का समर्थन और सहयोग मिल गया। इन पेशवाओं के बल पर ही मराठा साम्राज्य जो था यानी कि मराठा साम्राज्य जिसे राजसंघ का गठन किया गया। और जब राजसंघ का गठन किया गया तो 3 पेशवाओं ने सेवा और परिश्रम के बल पर और अपने महत्वाकांक्षी और कार्यों के बल पर वे काफी महत्वाकांक्षी भी थे। पेशवाओं ने यहाँ जो इनकी सेवा और भावना था, तो सेवा और भावना ने केवल मराठों में एकता और शांति की स्थापना की थी। इतना ही कहना यह उचित नहीं है, बल्कि उत्तर भारत की ओर बढ़ते हुए यहाँ आप देखेंगे कि जो भी बढ़ते हुए यहाँ बढ़ने की प्रेरणा थी, मराठा साम्राज्य ने क्या किया कि पूरे उत्तर भारत में मराठा सरदारों को यह एक तरह से अधिकार इस प्रकार से यहाँ उत्पन्न कराया, जिसमें पेशवाओं के प्रयास से मराठा भारत के सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में सामने उभर कर आए। फिर हम यहाँ बात करेंगे कि पेशवा बालाजी बाजीराव के चरित्रों का मूल्यांकन जब हम करेंगे तो बालाजी विश्वनाथ का जन्म 1650 ईस्वी में कोपर के श्रीवर्धन नामक गांव में हुआ था। वे चित्तपावन ब्राह्मण एक परिवार के थे, यानी उनके जो कुल थे वह चित्तपावन ब्राह्मण के थे। वे उनके पिता जंजीर के शिपियों के अधीन अपने गांव के प्रमुख या देशमुख भी थे। वे सिद्धियों के अत्याचार से तंग आ चुके थे और सिद्धियों के अत्याचार से तंग आकर बालाजी विश्वनाथ के पिता ने जो शिवाजी की सेवा में स्वीकार कर ली थी कि शिवाजी की हम सेवा करते रहेंगे। पिता की मृत्यु के बाद बालाजी विश्वनाथ मराठा शक्ति के संदर्भ में यानी मराठों के संदर्भ में यह बताया जाता है कि मराठा सरदार घनाजी यादव की सेवा में खुद चले गए थे। और यहां तक कि बालाजी विश्वनाथ की सैनिक जो क्षमता थी यह प्रदर्शित करने का अवसर गुजरात और अहमदाबाद में जब आक्रमण हुआ तो यह आक्रमण का समय देखने के लिए मिला। शाहू को राजा बनने के बाद घनाजी यादव जो थे ताराबाई का पुत्र यानी पक्ष छोड़ दिया और पक्ष छोड़कर शाहू के पक्ष में स्वयं चले गए। इस परिवर्तन के पीछे जो बालाजी विश्वनाथ थे, बालाजी विश्वनाथ की भूमिका एक अति महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलता है कि शाहू का विरोध उसी समय मराठा सरदार स्वयं कर रहे थे। वे ताराबाई जो थे उससे गुप्त पत्राचार करते थे और ताराबाई और उसके जो सेनापति चंद्रसेन की शक्ति को नष्ट करने में बालाजी विश्वनाथ का मुख्य हाथ हम यहाँ देख सकते हैं कि बालाजी विश्वनाथ का अहम हाथ था, अहम रोल था। बालाजी की सेवा में प्रसन्न होकर शाहू ने उन्हें 1713 ईस्वी में पेशवा के पद पर नियुक्त करने का भी काम किया। पेशवा बनने के बाद बालाजी विश्वनाथ विरोधी मराठा सरदारों को शाहू बनाकर यानी शाहू के पक्ष में लाने का प्रयास किया। सर्वप्रथम उनका ध्यान मराठा सरदारों यानी कान्होजी की अंग्रिया की ओर आकृष्ट किया गया। और जब उधर आकृष्ट हुआ तो कान्होजी ने क्या किया कि जो अंग्रिया मराठा सरदारों से सर्वाधिक शक्तिशाली और योग्य सेनापति थे, तो कान्होजी ऐसे योग्य सेनापति के माध्यम से यह देखेंगे कि कान्होजी पश्चिमी घाट में लगभग स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र थे। उनकी नौसेना में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीस ये सारी जो अंग्रेजी व्यवस्थाएं यानी विदेशी व्यवस्थाएं थी, सब के सब उनसे डरते भी थे। बालाजी विश्वनाथ कूटनीति से हम कह सकते हैं कि घानाजी थोरट और उदाजी चौहान के माध्यम से जैसे मराठा सरदारों को परास्त कर पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने महाराष्ट्र में शाहू की स्थिति या शाहू की जो स्थिति थी उसे सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और इस तरह से आप यहाँ पाएंगे कि मुगल साम्राज्य भी ऐसे स्थितियों से बिल्कुल भयभीत हो चुका था। तो जिसमें मुगल साम्राज्य जब भयभीत हो गया तो निश्चित रूप से एक तरह से हम समझौता की बात करेंगे कि मुगलों के साथ इन लोगों का समझौता जो हुआ वह कितना अहम रोल रखता है अपना। तो इसमें मुगलों के साथ समझौता की जो बात होता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की स्थिति बिल्कुल जो बंधुओं के सहयोग से यानी कि जो वहां हम देखेंगे मुगलों की स्थिति में कि वह इतनी दयनीय हो गई थी कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जो सैयद बंधुओं के सहयोग से यह फर्रुखशियर नामक जो फर्रुखशियर दिल्ली के गद्दी पर बैठा, फर्रुखशियर सैयद बंधुओं के बढ़ते प्रभाव को देखकर अंदर से वो बिल्कुल भयभीत हो चुका था। और इतना भयभीत हो गया था कि सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला खान मुगल दरबार के प्रमुख सरदार थे। और ऐसे सरदारों के संदर्भ में सैयद हुसैन अली दक्षिणी भारत का सूबेदार भी नियुक्त किया गया था,
जिसमें सैयद अब्दुल्ला खान ने अपने भाई हुसैन अली को दक्षिण भारत से दिल्ली आने का आदेश भी दिया, जिसमें सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने का योजना भी मन के अंदर बना चुका था। और आप यहां यह पाएंगे कि सैयद हुसैन अली ने मराठा राजा शाहू के साथ या मराठा राजा शाहू के साथ मिलकर फर्रुखसियर के विरुद्ध एक समझौता भी किया, और इस समझौता में कुछ कई ऐसे बातें रखी गई थी जिन बातों के संदर्भ में यह मराठा के बढ़ते हुए शक्ति, और आप दूसरा देखेंगे कि यहाँ मुगलों के घटते हुए शक्ति के बीच में यह समझौता हुआ। इस समझौता के संदर्भ में जिसमें सबसे पहला शर्त यह रखा गया कि मुगल सम्राट उन सभी दुर्गों पर शाहू का अधिकार स्वीकार कर लें जो शिवाजी ने या शिवाजी के समय में वह स्वराज्य सीमा के अंदर हुआ करते थे। दूसरा इसमें शर्त रखा गया कि मुगल जो थे, मुगल बरार, गोंडवाना, खानदेश, हैदराबाद और कर्नाटक में मराठों द्वारा जो जीते गए प्रदेश थे, वैसे जीते गए प्रदेश को वापस सौंप दे। तीसरी बात इसमें रखा गया था कि शाहू को दक्षिण के 6 मुगल प्रांतों से चौथ और सरदेश मुखी जो था, वैसे वह सरदेश मुखी और चौथ वसूलने का अधिकार भी इनका होगा। और चौथा बात रखा गया था कि चौथ के बदले 15,000 सैनिक मुगल सम्राट को दे दिए जाएंगे। फिर इसमें पांचवा शर्त था कि सरदेश मुख के बदले दक्षिण में शक्ति जो शांति व्यवस्था था, शांति व्यवस्था का भार शाहू पर ही रहेगा। छठी बात आप देखेंगे कि शाहू कोल्हापुर के जो संभाजी के राज्य का आदर करता था, वो आदर करता रहेगा। सातवीं इसका जो बिंदु था वह शाहू 10 लाख रुपए का वार्षिक कर मुगलों यानी मुगल जो सम्राट होंगे उसको दे देगा। और आठवां इसका जो शर्त था या शर्त की बातें थी कि मुगल सम्राट शाहू की माता, पत्नी, भाई, संबंधी एवं सेवकों को मुक्त कर देने का भी कार्य करेगा। अब शाहू और मुगलों के बीच का यह समझौता अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे दक्षिण भारत में शाहू की जो संप्रभुता थी यह स्वीकार कर ली गई। और जब दक्षिण भारत में शाहू की संप्रभुता स्वीकार कर ली गई तो इसमें मुगल प्रांतों से चौथ एवं सरदेश मुखी वसूलने का जो बात था, यह वैसे अधिकार प्राप्त कर लेने से मराठों की आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार देखने के लिए मिला। तो इसमें हम इस प्रकार से हम देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ और जो खांडेराव धमाके के नेतृत्व में मराठा सैनिक दिल्ली में जाकर फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में सैयद बंधुओं को काफी ज्यादा सहयोग भी किया और गद्दी से हटा भी दिया। अब यहाँ पे हम बातें करेंगे फिर आपसे कि बालाजी विश्वनाथ का जो मूल्यांकन करेंगे कि बालाजी विश्वनाथ का मूल्यांकन, तो इसमें बालाजी विश्वनाथ के बारे में हम यहाँ पे यह समझ पाएंगे कि बालाजी विश्वनाथ एक साधारण व्यक्ति से पेशवा के पद पर प्रतिनियुक्त या प्रतिष्ठित हुए थे। बालाजी योग्य सेनापति थे, कुशल कूटनीतिज्ञ थे। मराठों की शक्ति को या मराठों की बिखरी हुई शक्ति को संगठित करने में और संगठित करके पेशवा के पद और अधिकार में वृद्धि कर बालाजी विश्वनाथ ने महाराष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था को या राजनीति में अद्वितीय स्थान प्राप्त करने में भरपूर अपना योगदान लिया था। बालाजी विश्वनाथ के प्रयत्न के फलस्वरूप ही आप देखेंगे कि मराठा जो था यानी कि मराठा राजा शाहू की स्थिति महाराष्ट्र में सुदृढ़ हो पाई थी। कई प्रमुख मराठों के संदर्भ में या कई प्रमुख मराठों को युद्ध में पराजित करना था। कुछ को कूटनीति के द्वारा बालाजी विश्वनाथ शाहू जी थे, शाहू के पक्ष में लाए थे और शाहू के सभी प्रतिद्वंदी जितने बने हुए थे वे सभी प्रतिद्वंदियों को, जिसमें ताराबाई आदि देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे बालाजी ने नष्ट करने का भरपूर प्रयास भी किया और मराठों को गृह युद्ध से बचाकर उनकी शक्ति सुदृढ़ करने का अथक प्रयास किया। मराठा शक्ति के विस्तार का द्वार वस्तुतः बालाजी द्वारा ही खोला गया है, ऐसा इतिहास के द्वारा माना जाता है। फिर यहाँ पे मुगलों से संधि कर बालाजी ने सफल कूटनीतिज्ञ होने का अपना भरपूर परिचय भी दिया। संधि के शर्तों के अनुसार दक्षिण भारत में जो मराठों की शक्ति थी वह बहुत बढ़ गई थी और मराठों की शक्ति जब बढ़ गई थी तो दक्षिण भारत में 6 मुगल प्रांत, जिसमें उस मुगल प्रांतों से चौथ की बात आता है और सरदेश मुखी वसूलने का जो अधिकार था वो अधिकार प्राप्त करने के लिए दक्षिणी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मराठों को भी मिल चुका था। कर वसूलना मराठों के लिए वरदान साबित हो गया और इस तरह से दक्षिण भारत की संप्रभुता मराठों के
मराठों के हाथ में बिल्कुल आ चुका था। और जब मराठों का हाथ में इस तरह से आ चुका था तो मुगल साम्राज्य की जो दुर्बलता था, ऐसे दुर्बलता का लाभ उठाकर मराठे शक्ति या मराठे दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे थे और उत्तर भारत में प्रवेश करने का अवसर भी यहाँ मराठों को देखने के लिए या मराठों को काफी हद तक मिल चुका था। मराठे जो थे, इस प्रकार हम मराठों के संदर्भ में बातें बता रहे हैं जिसमें बालाजी विश्वनाथ के प्रयास से विशाल मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई। इस दृष्टि से बालाजी का या बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक मान लेना कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं हो पाता है। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा संघ की नींव डाली थी और मराठा संघ लगभग 1 सदी तक एक झंडे के नीचे संगठित होकर अपनी शक्ति का पूरी तरह से विस्तार करने का साहस भी किया। मुगलों के 6 प्रांतों से चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार भी यह प्राप्त कर लिया। केवल मराठा प्रभाव क्षेत्र का ही विस्तार नहीं हुआ, बल्कि हम यहाँ देखेंगे कि मराठा साम्राज्य को भी विकसित किया गया। अतः मुगल साम्राज्य के जो मुगल साम्राज्य थे, साम्राज्य को भी विकसित किया गया। अतः मुगल साम्राज्य के जो पतन था, या पतन में मराठों का भी बहुत हद तक हम योगदान मान सकते हैं, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ की नीति को अपनाकर पेशवा बाजीराव जो थे, बाजीराव मराठा साम्राज्य का विस्तार करने के संदर्भ में सफल भी रहे। इस दृष्टि से मराठा स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना का श्रेय बालाजी विश्वनाथ को काफी हद तक ही दिया जाता है, यानी कि बिल्कुल उन्हीं का योगदान यह माना जाता है। बालाजी ने मराठा राजा शाहू की शक्ति को सुदृढ़ कर दी थी और मराठा संघ की जो स्थापना था, इसे स्थापना तथा मुगलों की लड़खड़ाती शक्ति को वह छीण करने में सहयोग देकर बालाजी विश्वनाथ या बालाजी ने दक्षिण भारत में मराठों के संप्रभुता को सुरक्षित करने में काफी सहयोग भी किया। यहाँ हम यह भी बात देखेंगे, इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठों की शक्ति का विस्तार हुआ और बालाजी के जो अधूरे काम थे उस काम को आगे बढ़ाने में पेशवाओं के द्वारा या पेशवाओं ने पूरा करने का भरपूर प्रयास किया। फिर भी बालाजी का प्रयास प्रशंसनीय हम यहाँ रख सकते हैं। वे महान पेशवा की श्रेणी में आज भी गिने जाते हैं और ऐसे महानतम पेशवाओं के रूप में उनका स्थान हमेशा अमर ही रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले सीरीज के साथ। अभी पेशवाओं के अधीन मराठा शक्ति में अभ्युदय जो है, इसके संदर्भ में और बातें हम करेंगे दूसरे सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू डॉक्टर साहब।